नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम एक नए विषय पर नहीं बल्कि पुराने विषय पर ही बात करेंगे, क्योंकि एक जो TGT वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में, उसमें नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है और उस पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का टॉपिक लगा। उस आपदा प्रबंधन के टॉपिक में हमने इससे पहले 2 वीडियोस हम कर चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियोस है। और उसमें जो अगर आपने पहले नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल की वीडियोस लिस्ट में जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को अब अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों फटाफट में आज जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन। तो पिछली बार हमने जो वीडियोस था उसमें पहले में हमने पढ़ा था आपदा प्रबंधन क्या है, इसके लिए कौन कौन से संस्थाएं, कौन सी कमेटियां बनी हैं दूसरे वीडियो में। और उसमें हमने जो है एक सूखा का कर लिया था, दूसरा भूकंप का कर लिया और तीसरा आज वीडियोस में हम बाढ़ का करेंगे। यानी बाढ़ जो है, बाढ़ का नियंत्रण और प्रशासन जो है किस प्रकार से जो है भारत में क्या अवस्था है, वो सारी चीज़ें जो है हम आज इसमें करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, आप बाढ़ शब्द तो जानते ही होंगे। बाढ़ शब्द से आप अच्छे से तरह से परिचित है। यानी कि जब नदी का जल भराव जो है वो अत्यधिक हो जाता है और उसके बाद में जो ओवरफ्लो होता है, यानी उसको हम उसको फ्लड या बाढ़ हम कहते हैं। चलिए तो देखिए, भारत में बाढ़ जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण जो है वो किया गया है। वो कितने प्रकार से किया गया है? सबसे पहला प्रश्न एक ये है, ठीक है। तो वो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। बाढ़ के क्षेत्रों का देखिए, पूरे भारत में बाढ़ के क्षेत्र जो है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बाढ़ आती है, उनको जो है वो क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वो किस प्रकार से किया गया? तो नंबर 1 जो है वो किया गया जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, ठीक है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, ऐसे हैं, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से स्थान हैं, या यूं कहें ऐसे कौन से जो क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें एक तो आपका गंगा का मैदान है, ठीक है। गंगा का जो मैदान है यहां पर प्रतिवर्ष जो है बाढ़ आती है, गंगा का निम्न जो मैदान है, ठीक है। दूसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है इसमें भी क्या होती है, यहां प्रतिवर्ष जो है वो बाढ़ आती है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, इसके अलावा कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र है, इन नदियों का जो मुहाना है, डेल्टा क्षेत्र है, उस डेल्टा क्षेत्र में जो है जो प्रतिवर्ष जो है वहां बाढ़ आती है। तो ये एरिया है जहां पर, ये स्थान ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, यानी कि ये प्रतिवर्ष बाढ़ आने वाले क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से? गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका डेल्टाई क्षेत्र है। ये ध्यान रखना, इनका डेल्टाई क्षेत्र है। यहां इन स्थानों पर क्या है, प्रत्येक वर्ष जो है वो बाढ़ आती है। तो एक प्रकार से पहला वर्गीकरण ये हो गया। दूसरा वर्गीकरण जहां 5 वर्ष के बाद आती है, कोई नहीं। दूसरा ऐसा है जहां 5 वर्ष में बाढ़ आती है, यानी 5 वर्ष के अंतराल में जहां बाढ़ आती है, ऐसे स्थान भी है। और ज्यादातर जो स्थान है, यानी कि जो पहले प्रकार था उसमें जो स्थान है वो गिनती के हैं, लेकिन जो ज्यादातर स्थान है वो कौन से हैं, जहां पर क्या होता है लगभग 5 साल के अंदर जो है बाढ़ आती है। 5 साल का समय जो है बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जहां 5 साल का समय लग जाता है, वो एरिया जो है भारत में ज्यादा है। और तीसरा जो है वो कौन सा है, जहां 5 वर्ष से अधिक का समय लगता है, जहां 5 वर्ष से अधिक का समय लगता है बाढ़ आने में, यानी कि 5 साल तक भी जहां बाढ़ नहीं आती, 5 साल से ज्यादा समय के बाद में बाढ़ आती है, ऐसे स्थान होते हैं, उनको जो वर्गीकृत किया गया है। एक बार रुको। तो ऐसे स्थान जहां 5 वर्ष के बाद में जो है बाढ़ आती है, इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही न्यून है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लेगा प्रश्न, देखिए प्रश्न की अप्रोच देखिए यहां से कैसे बन सकता है कि यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि ऐसे वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण है जिसमें भारत का ज्यादातर बाढ़ वाला भाग आता है, तो वो कौन सा जहां 5 वर्ष के बाद में बाढ़ आती है, ऐसा एरिया सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर आता है जहां
प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वो एरिया बहुत कम है। वो कौन कौन सा है? गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका डेल्टाई क्षेत्र जो है वहां बाढ़ आती है। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है? जहां 5 वर्ष से अधिक समय के बाद में बाढ़ आती है वो क्षेत्र बहुत ही न्यून है, कम है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से वर्गीकरण था। आगे देखें यहां इनके कारण क्या हैं। देखिए ये जरूरी होता है, ये जो है वो पेपर में पूछने की काफी ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि किस प्रकार से वो कारण क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर बाढ़ आने के कारण क्या है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वहां बाढ़ आने के कारण क्या है। तो सबसे पहले हम गंगा वाले में देख लेते हैं, तो उसमें क्या है? एक तो विशाल जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, देखिए इसमें जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये जहां से जल ग्रहण करती है वो क्षेत्र बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे गंगा जो है, गंगा की सहायक नदियां बहुत सारी हैं, तो जैसे जैसे गंगा नदी आगे बढ़ती है उसके जो जल का ग्रहण का जो जल ग्रहण है वो बढ़ता ही जाता है। तो उसमें क्या है, उसके कारण भी उसमें नदी में, गंगा नदी के अंदर जो है बाढ़ आती है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका कारण? एक है तीव्र हिमालयन ढाल, तीव्र हिमालयन ढाल, यानी कि हिमालय पर्वत की जो ढालें हैं, ढलाने हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र है, जिसके कारण जल की गति अत्यधिक होने के कारण और बरसात आदि ऋतु के अंदर जो है वो नदियों का पानी जो उफान पर होता है उसके कारण भी जो है इनके अंदर हिमालय के तीव्र ढाल के कारण भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है इनमें ज्यादातर बाढ़ के कारण बनती है, बाढ़ आती है। अगर नंबर 3 की बात करें तो जहां पर ये नदियां बह रही है वहां पर भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल का जो स्तर है वो ऊंचा है। वहां पर क्या है? भूमिगत जल का स्तर क्या है? काफी ऊंचा है, इस कारण भी यहां बाढ़ आती है। क्योंकि भूमिगत जल का स्तर ऊंचा होगा तो फिर क्या होगा कि भूमि के अंदर जो है जल सोखने की शक्ति कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या है, मिट्टी के अंदर ज्यादा पानी जो है उपलब्धता होने के कारण जो है वो कण आपस में एक दूसरे को पकड़े नहीं रखेंगे। इस वजह से नदी के तटबंध वगैरह टूटने की ज्यादा संभावनाएं रहती है और जहां जो है दलदली भूमि होने के कारण जो है यहाँ बाढ़ के क्षेत्र जो है बन सकते हैं। तो ये भी एक कारण है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कि भूमिगत जल जो है यहाँ इसका स्तर बहुत ऊंचा है। और सबसे चौथा और महत्वपूर्ण क्या है? नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों का मार्ग परिवर्तन भी क्या है? ये भी एक कारण है जिससे क्या होता है, जिससे नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से संबंधित है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्यों आती है बाढ़, उसके 4 प्रमुख कारण आपके विशाल जल ग्रहण क्षेत्र का विशाल होना, हिमालय की तीव्र ढालान होना, भूमिगत जल का स्तर का ऊंचा होना और नदियों का मार्ग परिवर्तन करना, ये सारे के सारे कारण हैं जिस कारण से ये यहाँ बाढ़ आती है। अगला देखें, दूसरे नंबर पर देखें तो आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है यहां पर बाढ़ आने के कारण क्या है, इनमें बाढ़ आने के कारण क्या है। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इनका जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र समझ रहे हैं आप, जहां पर ये समुद्र के अंदर मिलती हैं नदियां, वो जो है काफी निम्न है, यानी काफी गहरा है, निम्न है और वो जो है समुद्र तल से भी नीचा होने के कारण जो है वहां पर दलदल ज्यादा होने के कारण उस क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि हमने यही देखा है कि महानदी गोदावरी जो है वो बाकी इलाकों में बाढ़ नहीं होती, बल्कि जहां इसका डेल्टा क्षेत्र है, जहां ये समुद्र में मिलती है उस स्थान पर जाकर के ज्यादा संभावनाएं होती है बाढ़ आने की। तो वहां पर बाढ़ का कारण यह है कि इनका जो डेल्टा क्षेत्र है वो काफी निम्न है। दूसरा अगर यहां देखें तो यहां जहां ये इनका डेल्टा है उस स्थान पर क्या होता है, वहां चक्रवात के कारण जो है मूसलाधार वर्षा ज्यादा होती है। चक्रवात के कारण मूसलाधार वर्षा होना, देखिए आप दक्षिण भारत में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप का मतलब क्या है, ऐसा स्थान जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप जो है वो यहाँ पर समुद्र है 3 ओर से, देखिए यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ अरब सागर है, ठीक है। तो ये इलाका है, यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो है यही एरिया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर जब वर्षा होती है तो वो वर्षा जो है बहुत ज़्यादा मूसलाधार होती है और चक्रवाती वर्षा होती है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इससे अगला कारण देखें तो वो है तूफानी तरंगों के कारण। तूफानी तरंगों के कारण भी जो है यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। देखिए हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा क्षेत्र निम्न है और यहाँ पर जब तूफान की लहरें आती है समुद्र के अंदर तो उसके कारण जो है कई बार क्या होता है कि ये जो समुद्र का पानी है ये बैक नदियों में चला जाता है, बैक मार जाता है। उस वजह से भी यहाँ पर क्या हो जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है डेल्टा क्षेत्र में। तो ये भी एक इसका कारण है। इसके बाद अगर देखें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे, ये दोनों क्षेत्र जो हैं यहाँ बाढ़ आने के कारण थे। और इसके बाद में देखिए क्या हुआ कि बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत सरकार के प्रयास, बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 1954 में एक योजना शुरू की बाढ़ नियंत्रण के लिए। और वो योजना जिसका नाम क्या दिया गया, त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, ये इस योजना का नाम था त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। अब देखिए इसमें एक शब्द आया त्रिआयामी, 3 आयाम। अब ये 3 आयाम कौन कौन से हैं ये आपको जानना जरूरी है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि ये त्रिआयामी शब्द का अर्थ क्या है या त्रिआयामी शब्द में कौन कौन से आयाम हैं 3। तो सबसे पहला आता है त्वरित कार्यवाही। इसका जो है पहला आयाम क्या है, त्वरित कार्यवाही। ठीक है, अब बारी बारी से इनको डिस्कस भी करेंगे। दूसरा है अल्पकालीन कार्यवाही और तीसरा जो है वो क्या है, वो है दीर्घकालिक कार्यवाही। ठीक है, तो देखिए त्रिआयामी का मतलब त्वरित कार्यवाही, अल्पकालीन कार्यवाही और दीर्घकालीन कार्यवाही। ठीक है, यहां त्रिआयामी शब्द में 3 आयाम कौन कौन से हैं। एक तो इसमें क्या होगा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में कि तुरंत कुछ काम होते हैं ऐसे जो तुरंत करने होते हैं, त्वरित गति से करने होते हैं। कुछ होते हैं वो अल्पकाल के लिए होते हैं और कुछ है वो दीर्घकाल के लिए होते हैं। तो इसमें किसमें क्या क्या है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी ये चीज है कि आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो इसमें त्वरित कार्यवाही है पहला, दूसरा अल्पकालीन कार्यवाही और तीसरा है दीर्घकालिक कार्यवाही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्वरित कार्यवाही में क्या है। त्वरित कार्यवाही जो है इसमें क्या क्या काम आते हैं। त्वरित कार्यवाही में क्या होता है कि जब बाढ़ की संभावना होती है या बाढ़ होती है तो तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, त्वरित कार्यवाही में सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना लोगों को, ये क्या है, ये आता है पहले आयाम के अंदर, यानी ये आता आपका त्वरित कार्यवाही में। क्योंकि जब भी बाढ़ आएगी या बाढ़ की संभावना होगी तो वहां जो प्रभावित क्षेत्र होगा, संभावित प्रभावित क्षेत्र जो होता है उसमें क्या है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना। ठीक है, दूसरा आता है इसमें नौका आदि का तत्काल में, यानी तुरंत प्रभाव से नौका आदि की व्यवस्था करना। यह भी किसमें आता है, आपका त्वरित कार्यवाही में आता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, तीसरा जो इसमें क्या है कि जहां जल भराव होता है वहां से तुरंत यानी जितना जल्दी हो सके जल निकास की व्यवस्था करना। ये काम किसमें है, ये आपके त्वरित कार्यवाही जो आयाम है इसके अंतर्गत आते हैं। यानी 3 आयाम हैं, पहला त्वरित कार्यवाही, दूसरा अल्पकालीन और तीसरा दीर्घकालीन। तो त्वरित में क्या होता है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, दूसरा नौका का तत्काल व्यवस्था करना, नाव आदि की व्यवस्था करना, और तीसरा जल निकास आदि की व्यवस्था जल्द से जल्द करना। ये किस में आते हैं, ये आते हैं त्वरित कार्यवाही में। दूसरा आता है आपका अल्पकालीन कार्यवाही। अल्पकालीन कार्यवाही जो है इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे जल्द से जल्द क्या है, दवाइयां उपलब्ध करवाना।
ठीक है, क्योंकि दवाइयाँ कुछ समय के लिए जब बाढ़ आ रही है, आने वाली है, तब उस समय के लिए ज़रूरी होता है। नौका उपलब्ध करवाना, ठीक है, नौका। और दूसरा जो रक्षा उपकरण होते हैं, यानी कि ये लंबे समय के लिए जरूरत नहीं होती इनकी, तो अल्प समय के लिए जरूरत होती है, तो अल्प समय के लिए दवाइयाँ, नौका, रक्षा उपकरण ये उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो है लोगों को तैरने आदि का अभ्यास करवाना, ये भी क्या है, ये आपका अल्पकालीन कार्रवाई में है, ठीक है। ये या फिर यूं कहें कि जो नदियां जहां बाढ़ आने की संभावना है, उन नदियों की तली की सफाई आदि करवाना, तली की सफाई आदि करवाना, उसके तटबंध जो है वो करवाना, ये क्या है, ये अल्पकालीन कार्रवाई है। तो ये आपके सारे के सारे अल्पकालीन के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा और सबसे लास्ट जो है वो दीर्घकालिक कार्रवाई। दीर्घकालीन जो कार्यवाही है उसमें क्या क्या आता है, ये एग्जाम में आपका अलग अलग से वर्गीकृत करके पूछ लिया जाता है और ऐसे में उत्तर देना पड़ता है। तो इसमें क्या है, दीर्घकालीन कार्यवाही में क्या होता है, एक तो आपका पूर्वानुमान की व्यवस्था करना, पूर्वानुमान की बेहतरीन व्यवस्था करना क्या है, बाढ़ के नियंत्रण में आता है। और ये 1954 में जो बाढ़ कार्यक्रम बना था, त्रिआयामी बाढ़ कार्यक्रम, उसके अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। और दीर्घकालीन में इसमें यह कहा गया है कि पूर्वानुमान की व्यवस्था जो है वो बाढ़ की वो सबसे पहले की जाए। दूसरा, सूक्ष्म ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो है वो बीमा आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये दीर्घकालीन जो है कार्यवाही के अंदर आते हैं। दूसरा, वहां जो संचार के साधन हैं उनको जो है मजबूत करना, क्योंकि जब बाढ़ वगैरह आती है तो वहां पर बिजली और संपर्क के साधन जो है वो कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में संचार के साधनों की व्यवस्था, जैसे सैटेलाइट की व्यवस्था करना, मोबाइल फोन आदि की व्यवस्था करना, जिससे कि संचार व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये दीर्घकालीन में आते हैं। इसके अलावा खोज उपकरण जो है उनकी व्यवस्था करना, ठीक है। इसके अलावा बचाव उपकरण है, ये भी किस में आते हैं, ये आपके दीर्घकालीन में आते हैं, इनको उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये किसके हैं, दीर्घकालिक कार्रवाई के, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है इसके लिए, वो है प्रचंड प्रबंध समितियों की व्यवस्था करना, प्रचंड प्रबंध समितियों का गठन करना। और गठन करना, अकेला गठन करना नहीं, बल्कि उनको विशेष ट्रेनिंग आदि देना और समय समय पर मॉक ड्रिल करवाना, ठीक है। मॉक ड्रिल करवाना भी, उनका अभ्यास करवाना भी जरूरी होता है, ताकि किसी भी समय, आपदा के समय उनमें समस्या न आए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कारण हैं, वो ये आपके जो 1954 के अंदर त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बना था, उसमें 3 आयाम कौन कौन से थे, एक था त्वरित कार्यवाही, दूसरा अल्पकालीन और तीसरा दीर्घकालीन। तो आपसे यहाँ पूछ लेगा कि प्रचंड प्रबंध समितियों का गठन करना 1954 की जो नियंत्रण कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत किस आयाम के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रचंड प्रबंध समितियों का गठन करना दीर्घकालिक कार्यवाही के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास के, इस प्रकार के क्वेश्चन जो वहां आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसके आधार पर जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था जो है पूर्वानुमान वाला, इसके लिए व्यवस्था की सरकार ने कि केंद्रीय जल आयोग जो है, केंद्रीय जल आयोग ने क्या किया है, भविष्यवाणी के लिए, किसके लिए, भविष्यवाणी के लिए कुछ रिसर्च सेंटर वगैरह किए हैं, कुछ देशव्यापी प्रणाली विकसित की है, देशव्यापी एक प्रणाली विकसित की है। और उसके अंतर्गत क्या किया है, उसके अंतर्गत 157 केंद्रों की स्थापना की है। 157 केंद्रों की स्थापना उन्होंने की है, किसने, केंद्र जल आयोग ने। और ये जो 157 केंद्र है, ये 62 नदी क्षेत्रों में फैले हुए हैं, नदी क्षेत्रों में फैले हुए हैं, यानी कि नदी क्षेत्र जो है वहां पर ये फैले हुए हैं, जो कि बाढ़ की पूर्वानुमान की सूचना देने के लिए है। अब अगर देखें तो भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में कुल ऐसे 22
प्रदेश ऐसे हैं जो बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं, बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हैं। ऐसे कितने हैं? तो वो जो ऑन रिकॉर्ड अगर देखें, ऑन रिकॉर्ड 22 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो आपके बाढ़ की समस्या से ग्रसित हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, और इसमें थोड़ा बहुत और बचता है एक वीडियो के अंदर, और वो सारी चीज़ें करवा देंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार से समर्पण एजुकेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।